साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि कल आपका एनटीए पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि आपका कल से स्टार्ट हो रहा है। कुछ बच्चों का कल होगा, कुछ बच्चों का 27 तारीख को होगा और रिमेनिंग स्टूडेंट्स का जो है वो 30 या 31 तारीख में जो भी आपका शेड्यूल होगा। तो अब ये अंतिम समय आ गया है कि आपको उसके रिगार्डिंग जो है कि जो एक की पॉइंट्स मेरे तरफ से हो सकते हैं वो मैं आपको अवेयर कर दूँ और आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस कि आपका एग्ज़ाम बेहतर हो, ज़बरदस्त हो। बट कुछ जो की पॉइंट्स हैं और इस एग्जाम जो कि आपका पहली दफा कंडक्ट हो रहा है तो बहुत सारे क्वेरीज हैं बच्चों के जहन में और इवन कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ या मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो उसको एक एक करके बहुत ही अच्छे से यहाँ पे हम देखते हुए चलते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो आप बहुत सारी तैयारियां कर लिए होंगे, लेकिन हो सकता है आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा आने वाला है, क्या चीजें होने वाली हैं, क्या निगेटिव मार्किंग है, उसमें एक बार मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि सबसे पहले जो आपका मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर होगा बेटा, वो आपका केवल और केवल जो होगा वो आपका इंग्लिश मीडियम में ही आपका एक क्वेश्चन होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि सीएसआईआर के तरीके एक तरफ आपको इंग्लिश में मेंशन होगा और एक तरफ आपको हिंदी में मेंशन होगा। तो ये चीज नहीं है, केवल और केवल इंग्लिश में मेंशन होगा। क्वेश्चन पेपर में आपके दो सेक्शंस होंगे। एक सेक्शन आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी है और दूसरा सेक्शन जो होगा, जो भी सब्जेक्ट आपने चूज किया होगा उसी के आसपास क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पर्टिकुलर सेक्शन 1 को लेके बहुत सारी क्वेरीज हैं, उसके लिए मैं 2-4 बातें अभी आपसे लास्ट में कहूँगा, तो उसको आप वहाँ पे समझ लीजिएगा। बाकी आपके पास 100 एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस पूछे जाएँगे जो कि आपके इंग्लिश में होंगे। सारे क्वेश्चंस कंपल्सरी हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बेटा कि आप कंपल्सरी का मतलब है कि आपको करना ही करना है। कहने का मतलब है कि आप सारे क्वेश्चंस अगर आप बहुत बड़े तोप हैं, तो आप सारे क्वेश्चंस को करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मस्ट नहीं लिखा है कि आपको करना ही करना है, बस आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम जो है ये आपका 3 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है। इसके अलावा जो कि आपके कोर्स वगैरह के बारे में बताया गया था, तो ये एक अलग विषय हो गया। बाकी क्वेश्चन में मार्किंग कैसे होगी, तो एक क्वेश्चन अगर आपका सही होगा तो आपको 4 नंबर अवार्ड किया जाएगा और करेक्ट नंबर जो होगा वो कि आपका 4 नंबर मिल जाएगा। और जो भी आप निगेटिव करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर जो है बेटा वो आपकी निगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो यानी कि अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा आपके टोटल स्कोर से और बाकी अगर आप नहीं अटेम्प्ट करते हैं किसी क्वेश्चन को तो आपको कोई नंबर मिलेगा, कोई नंबर नहीं मिलेगा। टू आंसर अ क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड टू चूज़ वन करेक्ट आंसर, जबकि बाद में उसके बाद एक चीज़ और भी यहाँ पे बताई गई है कि अगर बाद में चैलेंज ऑफ द आंसर की होती है और इन केस देयर आर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस या चेंज इन द की होती है, तो केवल उन्हीं बच्चों को उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे अवार्ड किया जाएगा नंबर को जिन्होंने उसको अटेम्प्ट किया था। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। इसके अलावा इन अ केस अ क्वेश्चन ये ड्रॉप कर दिया जाता है किसी भी टेक्निकल एरर की वजह से, मान लीजिए कि एनटीए की तरफ से उस क्वेश्चंस पे प्रॉब्लम थी और अगर आपने अटेंड किया है तो आपके फुल मार्क दे दिया जाएगा ऑल कैंडिडेट्स को। याद रखिएगा, इन रिस्पेक्टिव टू फैक्ट दैट हु हैव अटेम्प्टेड या नहीं। यानी कि कहने का मतलब है अगर कोई क्वेश्चन एनटीए की तरफ से गलत होता है तो आपने चाहे अटेम्प्ट किया है या नहीं अटेम्प्ट किया है, आपको पूरे नंबर दे दिए जाएंगे। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन चैलेंज करने पर आपका गड़बड़ होता है तब आपको नंबर तभी मिलेगा जब आपने अटेम्प्ट किया होगा। तो मोटा मोटा जो आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे हिसाब से आपको याद रखनी है कि आपका निगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में आपसे निगेटिव मार्किंग जो है वो इस पेपर में आपका दिया गया है, तो उसी हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना होगा। अब 2 बातें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो कि मार्किंग ऑफ द एग्ज़ाम्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद जो मेरे हिसाब से जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें बचती हैं कि सर कितने क्वेश्चंस हमें करने चाहिए या किस तरीके से अप्रोच से जाना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि बेटा ये एग्ज़ाम आपका 26, 27 और 30 और 31 को होने वाला है। तो जो बच्चे 27, 30 और 31 वाले में हैं, मैं कहता हूँ कि वो थोड़े से सेफ साइड में है कि जिनका 26 तारीख यानी कि जिनका कल पेपर है, उनके जो एक्सपीरियंस अगर वो बच्चे शेयर करते हैं तो उससे इनको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके की कहानी होने वाली है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो ये बीएचयू, बीबीएयू, ठीक है, जेएनयू और डीयू का जो एग्जाम है जो कि कलेक्टिवली जो है वो एनटीए कंडक्ट करा रहा है। तो अगर आप सही मायने में अगर आप किसी से भी कोई भी अगर आपको हो सकता है कि बहुत चीजें बता सकता है कि ऐसा होगा वैसा होगा ये होगा वो होगा, बट अगर आप सही मायने में मुझसे पूछेंगे तो किसी को कुछ नहीं पता है, केवल एक आदमी को पता है कि कल क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं या किस तरीके से पैटर्न डिसाइड किया गया है, वो केवल और केवल एनटीए है। तो एक चीज याद रखिएगा, ये पहली बार एग्जाम होने वाला है, तो जितने लोग हैं सबकी अपनी एक हाइपोथेसिस है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हाँ, अगर आप बहुत पुराने स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने जो पुराने टीचर्स हैं वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता सकते हैं कि यार इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। बाकी ट्रू ऑनेस्टली अगर मेरे से अगर आप पूछते हैं कि सर क्या अप्रोच मुझे रखना चाहिए, तो
2 सेक्शंस आपके हैं, मान लो ए है, बी है, और इस सेक्शंस में मेरा जो सबसे पहले रहेगा कि आप अपनी चीज़ों को अच्छा करने का प्रयास करिए। यानी कि जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाला क्वेश्चन है, जैसे ही आपका क्वेश्चन पेपर ओपन होगा, आप अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाले पे जंप कर जाइएगा। यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। कोशिश करिएगा, अगर आपने एक मैं जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि पढ़ाए हुए क्वेश्चंस ही आस-पास आएँगे, कोई बहुत तूफ़ान पेपर नहीं आने वाला है। डेफ़िनेटली अगर आपने हमारे साथ अच्छी तैयारी की है, तो उसी के आस-पास बहुत क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, और उसके अलावा अगर आपने एक डिसेंट बायोलॉजी पढ़ी होगी, तो आराम से आप मोर देन 40 क्वेश्चंस तो आप कर सकते हैं, ये मेरा ऐसा मानना रहेगा। बाकी फिर भी अगर आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो मेरे तरफ से जो एक सेफ स्कोर रहेगा कि आप कम से कम 50 में 45 क्वेश्चन आप सेक्शन बी में करिए, ठीक है? और मैक्सिमम से मैक्सिमम आप अपने सब्जेक्ट में करने का प्रयास करिए, यानी मैक्सिमम का मतलब एट लीस्ट 48 टू 49 क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा, अगर आपको लगता है कि पेपर हमारा पढ़ाया हुआ है या उसी के आस-पास का क्वेश्चन है और आपसे बन रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है वो सबको आता ही है। मैं आपको एक चीज़ बहुत अंदर की बात बता देता हूँ। जहाँ तक मेरी बेस्ट ऑफ नॉलेज है, अब कोई चीज़ें नई एजुकेशन पॉलिसी में ऐड हो गई हो तो वो एक अलग बात है, बट रिसर्च मेथोडोलॉजी बहुत ही रेयरेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जा रही है। किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में एमएससी के स्टूडेंट को रिसर्च मेथोडोलॉजी नहीं पढ़ाई जा रही है। तो बहुत सारे लोगों को या बहुत सारी जो आपकी जनता है, स्टूडेंट है, उसको पता ही नहीं है, और ये एक ऐसा टॉपिक है बेटा कि आप लास्ट के 1 मंथ में नहीं पढ़ सकते हैं, ज़्यादा आपको नहीं समझ में आएगा। थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि जो कि आपके आईसीएमआर का जो पैटर्न होता है, जहाँ पे थोड़े बहुत बायोस्टैट्स पूछे जाते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स पूछे जाते हैं, और थोड़ा बहुत आरएम का ज़िक्र आ जाता है। उन चीज़ों को अगर आपको मिलता है तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। बट इसकी वजह से कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं है, जो मेरा अपना पर्टिकुलर ओपिनियन है। आप इससे असहमत भी हो सकते हैं, वो आपकी अपनी स्वेच्छा है। बट मुझे नहीं लगता है कि ये आपका बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग होगा। मेरे हिसाब से आपकी सब्जेक्ट नॉलेज कितनी ज़्यादा है, ये आपका ज़्यादा डिसाइडिंग होगा कि आप यहाँ से कितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठाते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी में और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस पेपर में ऐसा नहीं है कि आपको केवल और केवल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते जाना है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग दी गई है। अगर आपको पहली बात तो ये है कि भाई कोई किसी से भी मैं पूछूँगा तो रिसर्च मेथोडोलॉजी पे वो 100% कॉन्फिडेंस होगा ही नहीं। जब बच्चे अपने सब्जेक्ट पे 100% कॉन्फिडेंस होके नेगेटिव करके चले आते हैं, तो सोचो जिस पे तुम्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, उस पे तुम कितना नेगेटिव करोगे, ये तो तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो मेरा ऐसा मानना है सेफ गेम खेलना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा अगर आपको वाक़ई में नहीं आता है, तो इसकी टेंशन भी नहीं लेनी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कोई इस पेपर में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तभी आप क्वालीफाई करोगे। इसमें 0 नंबर भी ले आए, और क्या पता कि यहाँ पे सभी का बाजा बजेगा, तो तुम्हारे यहाँ पे जितने नंबर होंगे उसी से मेरिट डिसाइड हो जाए। मैं एक हाइपोथेसिस बता रहा हूँ, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, चीज़ें ऐसी बन सकती हैं। और 5-6 क्वेश्चन या 5-10 क्वेश्चन आपको आरएम में मिल जाएगा, जो बेसिक मेरे हिसाब से होगा कि जो आप अगर आपने एक डिसेंट डीबीटी, आईसीएमआर और सीएसआईआर की तैयारी किया है, और जो आप थोड़ी बहुत चीज़ें बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोस्टैटिक्स या जो भी चीज़ें अगर आप पढ़ते हैं, उसके बेसिस पे 5 से 10 क्वेश्चन आपको आरएम में मिल जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना रहेगा कि आप इसी के आस-पास का गेम खेलिए, अपने सेक्शन बी से ज़्यादा क्वेश्चन उठाने का प्रयास करिए, और ए में गिरे से गिरे हालत में 5-10 क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से लग जाने चाहिए। बाकी तो जैसा होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि अगर मान लो कि अगर तुमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का बहुत प्रेशर ले लिया और सबसे पहले इसी को उठा लिया, तो पहली बात तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो बहुत नीचे आ जाएगा, और दूसरी बात, अगर इसमें बेटा नेगेटिव करते चले गए ना, अगर इसमें 10 क्वेश्चन भी नेगेटिव कर दिए तो 10 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। तो ये बहुत ध्यान से समझिएगा, -10 में चले जाओगे। 40 का आप सोच रहे होगे, लेकिन वो 40 ना होके -10 में आ जाओगे। तो ये चीज़ें हो गई है, मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया है। जब पेपर आपको मिलेगा, मेरे हिसाब से सबसे पहले सेक्शन बी सॉल्व करना। बहुत टाइम है आपके पास, 3 घंटे का समय। मुझे पता है रिसर्च मेथोडोलॉजी उतना ना आपको आता है, ना उतना टाइम इस पे देना चाहिए। लगभग 2 घंटे का समय आप अपने सब्जेक्ट्स पे दीजिएगा, सेक्शन बी पर दीजिएगा। 2 घंटे किसी भी 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए मोर दैन इनफ होते हैं। 2 घंटे का मतलब 2 को 60 से मल्टीप्लाई कर लो, 120 मिनट, यानी कि आपको हर क्वेश्चन पे लगभग, अगर 100 मान लूँ मैं, तो 2 मिनट आपको हर क्वेश्चन के लिए मिल रहा है। तो ये बहुत इनफ है, इससे ज़्यादा मतलब नहीं है, इतना नहीं वो पूछेंगे कि आप उसी में झेल जाओगे, ठीक है? तो ऐसा नहीं होने वाला है। अच्छे से टाइम यहाँ पे सेक्शन बी पर दीजिएगा, और मैक्सिमम क्वेश्चंस करने का प्रयास करिएगा, और लास्ट के 1 घंटे में आरएम के ऊपर आ जाना। जो भी समझ में आएगा, 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, अगर आपकी तैयारी नहीं है, अगर आपकी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो 10 क्वेश्चन से ज़्यादा मत अटेम्प्ट करना, ये मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। और अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी करके जा रहे हो, कहीं से आपने पढ़ लिया है, या आपको वाक़ई में आपके यूनिवर्सिटी के कोर्स वर्क में था और आप इस चीज़ों को बेटर जानते हो, तभी आप इसको अटेम्प्ट करिएगा, अन्यथा 5-6 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन से ज़्यादा मेरी ओपिनियन है कि मत सेलेक्ट करिएगा। बाकी आपकी अपनी स्वेच्छा है, बाकी आप देख लीजिए।
लीजिएगा किस तरीके से वहाँ पे कहानी बनती है। बाकी सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज कितना होने वाला है। बाकी जो क्वेश्चन पेपर का लेवल होगा मेरे हिसाब से सीएसआईआर का जिस तरीके से आप सेक्शन बी देखते हैं या आप डीबीटी का लेवल देखते हैं या आप आईसीएमआर का लेवल देखते हैं, इसी के आसपास का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। बहुत ज़्यादा ये डिटेल में नहीं जाएँगे जो मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, बाकी तो कल बच्चे एग्ज़ाम देकर आएँगे तो आइडिया लग ही जाएगा। बाकी जो मुख्य-मुख्य टॉपिक है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, टूल्स टेक्निक जो आपकी बुक है पाथफाइंडर वाली उसको एक बार पढ़ लेना जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अवेलेबल हैं, ठीक है? एंजाइमोलॉजी वगैरह पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन्स आ सकते हैं। जूलॉजी बैकग्राउंड के हो तो क्लासिफिकेशंस पढ़ लेना, बॉटनी बैकग्राउंड के हो तो उनका क्लासिफिकेशंस पढ़ लेना। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, मेगा रिवीजन मेरे चैनल पे अवेलेबल है। जितने भी मेगा रिवीजन अवेलेबल हैं, चाहे वो डीबीटी के टाइम के हैं या लास्ट में 3 मैंने कराए हैं, उनको ज़रूर देख कर जाना बेटा। ठीक है? तो ये मेगा रिवीजन हो गया, टूल्स टेक्निक की प्लेलिस्ट हो गई, ठीक है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गई, सेल सिग्नलिंग वगैरह मतलब यही सब जो मोटे-मोटे टॉपिक हैं, इनको देख कर जाइएगा। बाकी बहुत ज़्यादा अब कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है, ना उसका समय है। तो इसी के आस-पास अपनी तैयारी रखिएगा, बाकी टाइम से सेंटर पे पहुँच जाइएगा। जैसा होता है उसको चैनल पे बताइएगा। किसी तरीके का अपने मन में व्यथा मत रखिएगा और इसको बस अपना ये समझिए कि मैं एक अपना बायोलॉजी का बहुत अच्छे तरीके से पेपर करना चाहता हूँ, ठीक है? तो उस इंटेंट के साथ जाइएगा कि मुझे अपना बेस्ट देना है, बाकी बहुत ज़्यादा दुनियादारी का मत सोचना, अभी और भी एग्ज़ाम्स आने को शेष हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि ये आपके जीवन-मरण को निर्धारित करेगा, तो इस इंटेंट के साथ मत जाइएगा, ठीक है? अपना इसको एक एज़ मॉक टेस्ट समझ के जाइएगा कि मैं एक बायोलॉजी का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, जिसमें मुझे बेटर परफॉर्मेंस करनी है, ठीक है? तो इस तरीके से इस एग्ज़ाम को लीजिएगा, बाकी तो सब चीज़ें क्लियर ही हैं। कोई चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, टाइम से पहुँच जाइएगा, जो भी एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है, उन सारे रिस्ट्रिक्शंस को फ़ॉलो करिएगा और बहुत ज़्यादा सामान-वामान लेके मत जाइएगा, आराम से बैठिएगा, ज़्यादा किसी से बातचीत मत करिएगा, अपनी एनर्जी को बचा के रखिएगा और बेहतरीन तरीके से आप अपने एग्ज़ाम को परफ़ॉर्म करिएगा। तो ये चीज़ें हैं, बाकी आपको बहुत सारी ऑल द वेरी बेस्ट शुभकामनाएँ मेरी तरफ से और जैसा होता है फिर बताइएगा टेलीग्राम चैनल पे कि किस तरीके से आपका पेपर कैसा गया। बाकी ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें अच्छी लगें तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।